हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हेल्थ गार्डन में स्वागत है। ये BDTH फिल्म एम्पायर का एपिसोड नंबर 430 और इसमें फाइनली हम ऑक्शन के फिनाले को देखने वाले हैं, जो कि काफी बड़ा कमोशन क्रिएट करेंगे। पिछले पार्ट का एंड वहां पे हुआ था जब जियान ने अपनी ड्रैगन ओरिजिन क्रिस्टल के बदले में उस आइस फायर एसेंस फ्रूट को हासिल कर लिया होता है। हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं याओयुन की आवाज से, जो कि ऑफ कोर्स इस ऑक्शन की ऑक्शनियर थी। वो एक हाई पिच में बोलती है, आप सब जानते हैं कि ग्रेट 1000 वर्ड में दो स्किल्स को कई लेवल में बांटा गया है। स्पेशली होली रैंक के बाद आती है इमोर्टल आर्ट्स और इनके भी 3 लेवल होते हैं, इनिशियल, मिड और लेट। ये फर्क बस शब्दों का नहीं है, बल्कि इन दो स्किल्स के बीच में जमीन और आसमान का अंतर होता है। और मौजूद सारे एक्सपर्ट्स को इंट्रोडक्शन पहले ही पता होती है, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूज आवाज में कहते हैं, क्या इसका कनेक्शन अगले आइटम से है? याओयुन इनके ऊपर ध्यान नहीं देती, वो मुस्कुरा के कंटिन्यू करती है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग इमोर्टल लेवल के आर्ट्स को ऑलमोस्ट पीक लेवल का समझते हैं, लेकिन इमोर्टल के बाद फॉरबिडन आर्ट्स को रखा जाता है। इन फॉरबिडन टेक्निक की पावर डिसाइड होती है इन्हें इस्तेमाल करने वाला कितना पावरफुल है। ये वो टेक्निक्स हैं जो कि पूरे रियम को क्रॉस कर सकती हैं। यहाँ तक कि कोई दोषान एक्सपर्ट भी एक रिइंकार्नेशन लेवल के मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। याओयुन भले अपने शब्दों को गोल गोल घुमा रही हो, बट अब हर एक सेकंड के साथ लोगों की आंखों में चमक बढ़ने लगती है। लोग उससे बोलते हैं जो आइटम ऑक्शन होने वाला है, क्या वो एक फॉरबिडन स्क्रॉल है? याओयुन रिप्लाई करती है, आप सबने बिल्कुल सही गैस किया, ये है फॉरबिडन स्क्रॉल, एक ऐसी टेक्निक जो कि इमोर्टल रैंक को पार कर सकती है। डोंग डोंग के साउंड से उसका क्रिस्टल हैमर टेबल पर टकराया था। फिर वो बता दी, और स्क्रॉल का नाम है हेवनली शेड रेनबो। जब बिजली की तरह 3 शब्द चारों तरफ फैलते हैं, ऐसा लगता है पूरे हॉल का एटमोस्फेयर एकदम फ्रीज हो गया हो। सबके मुंह डब्बे की तरह खुल गए थे। माहौल शांत रहता है कुछ सेकंड्स तक, फिर फैलती है सनसनी। लोग कहते हैं फॉरबिडन स्क्रॉल, हेवनली शेड रेनबो। आवाजों का तूफान उठता है और लोग चिल्लाने लगते हैं। कुर्सियां खिसकने लगी थी, हवा एकदम टेंशन से भर जाती है। डू इन कॉन्टेंट की नॉर्मल पावर्स के लिए वो इमोर्टल आर्ट्स उनके क्लैन की इनहेरिटेंस होती हैं, लेकिन इन एंशिएंट क्लैन जैसे जायंट्स के लिए क्या? ये सच था कि इनके पास इमोर्टल आर्ट्स इनहेरिटेंस के रूप में थी, लेकिन सबके पास एक से ज्यादा इमोर्टल आर्ट्स होती हैं। लेकिन फॉरबिडन स्क्रॉल्स के बारे में क्या? ये कैसा ट्रेजर जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके पास भी होगा उसका एग्जिस्टेंस दुनिया की पीक लेवल की फोर्सेस से कंपेयर किया जा सकता है। ये उस लेवल की टेक्निक्स होती हैं जिन्हें क्लैन अपनी कुछ एक या दो डिसाइपल्स को सीखने का मौका देते हैं, बस वो टॉप लेवल की ब्लड लाइन को पोजेस करने वाले। अभी जियान का भी मुंह सूख चुका होता है, वो अपने होठों को लिख करके बोलता है फॉरबिडन आर्ट स्क्रॉल, क्या ये वही फॉरबिडन आर्ट है? जियान के दिमाग में लीसो और डोमिन का मंजर फिर से फ्लैश हुआ था, वो टेरिफाइंग मोमेंट जब डीमन ऑफ लाइट ने अपनी फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल किया था, जिसकी पावर ने पूरे एरिया को चीर के रख दिया। जियान सोचता है इमोर्टल आर्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो फॉरबिडन टेक्निक्स बहुत ज्यादा कठिन होती हैं, लेकिन उनकी पावर इतनी ज्यादा एनालिटिंग किसी भी इमोर्टल टेक्निक से 100 गुना पावरफुल हो सकती है। हालांकि जिन्होंने चीजों को देखा नहीं है वो इमोर्टल आर्ट और फॉरबिडन आर्ट्स को ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों अलग ही लेवल्स की पावर थी। एक बस क्वांटिटेटिव होती है और दूसरी होती है क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जान बोलता है इमोर्टल टेक्निक से बात आती है फॉरबिडन टेक्निक, और फिर उसके ऊपर गॉड रैंक। तो वे सवाल ये कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड के स्कॉलर्स फॉरबिडन और इमोर्टल लेवल की टेक्निक्स को इतना पास क्यों मानते हैं? जियान खुद से बोलता है शायद ये फॉरबिडन टेक्निक्स को कभी समझ ही नहीं पाए। जियान के दिमाग में सवाल उठ रहे होते हैं जब जुन्नर उसके चेहरे को देखती है, उससे कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। वो हल्की स्माइल के साथ बोलती है फॉरबिडन आर्ट्स की पावर इनसे इमोर्टल आर्ट कैसे कंपेयर करी जा सकती है? बस अगर कुछ टॉप टियर की ग्रेट इमोर्टल आर्ट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी टेक्निक्स फॉरबिडन आर्ट से बहुत पीछे हैं। फॉरबिडन आर्ट की नीचे सारी चीजें जन्म लेती हैं और मरती हैं, यहाँ तक कि ब्रदर जियान आपका होली फ्लेम फ्यूजन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इन शब्दों को सुन के जियान जुन्नर की तरफ देखता है, अभी उसकी आंखों में गोल्डन ग्लो था। उसे याद आता कि गोयुआन जुन्नर के फादर कुछ समय पहले फॉरबिडन आर्ट को ट्रेन कर रहे थे। उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते टाइम उनका और इरशाद दोशान से काफी ऊपर था। जहाँ हल्की आवाज में कहता है हम इस चीज की वैल्यू तोल नहीं सकते, चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा। जान के दिमाग में लालच कंट्रोल नहीं करता है। जुन्नर और वो पहले ही काफी कुछ पा चुके होते हैं, मन में रह गई होती बस हल्की सी उम्मीद वाली तक, अगर ये 4th आइटम ही इतना टेरिफाइंग है तो फिर लास्ट वाला कैसा होगा? जियान की आंखों में चमक दिखाई देती है। अभी जियान के पास रिइंकार्नेशन पिल को बनाने की 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक होती है, खासकर जब जुन्नर ने नेदर फ्लेम पाइथन को पहले ही खरीद लिया था। जियान को फील हो रहा था कि शायद काइलिन की बारी नहीं आएगी, उसे अपनी 2 सोल को इवॉल्व करने में इस चीज का इस्तेमाल करना होगा। याओयुन की फिर से आवाज गूंजती है, बोलती है फॉरबिडन स्क्रॉल। उसके सामने के रूम में जो 5 एंशिएंट क्लैन के एल्डर्स बैठे होते हैं, अभी इन सब के एक्सप्रेशन स्टिफ हो चुके थे और आंखों में दिखाई देता है भयंकर लालच। इन सब के लिए इनकी कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ सकती थी, बस रास्ते रह गए होते हैं 2 स्किल्स ऑफ फॉरबिडन आर्ट्स के, जैसे वो अपनी कॉम्बैट एबिलिटी
एबिलिटीज को ऊपर ले जा सकते थे। इन जैसे ओल्ड मास्टर्स को इमोर्टल लेवल की टेक्निक्स भी अपनी तरफ खींचती नहीं थी, बस वो हेवन लेवल इमोर्टल आर्ट्स या फिर फॉरबिडन स्क्रॉल्स। क्लैन का हंशूजी बोलता है फॉरबिडन आर्ट के ऊपर कंट्रोल हासिल करना मतलब एट सालोशन अर्ली स्टेज की स्टैंड के साथ भी एक लेट या फिर पीक लेवल के एक्सपर्ट से फाइट कर पाना। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की फॉरबिडन टेक्निक्स होली सी की फॉरबिडन टेक्निक्स जैसी नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे होली सी की टेक्निक्स लाइट पावर की इनकेंटेशन से एंजल रे से पावर हासिल करती थी, जिससे इनकी लिमिटेशन सेट हो जाती है। वहीं पे जो रियल फॉरबिडन आर्ट्स होती हैं वो प्योर मास डिस्ट्रक्शन की दो स्किल्स होती हैं। इनका सिंपल रूल ये था कि जितना पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करने वाला होगा उतनी खतरनाक टेक्निक होगी। अब इश्यू है कि ओल्ड मास्टर शेंगशी की आंखें से टूट गई होती हैं। वो बोलते लगते हैं याओ क्लैन ऑक्शन में सच में वर्दी चीजों को लाया है। इस फॉरबिडन स्क्रॉल का अट्रैक्शन इतना खतरनाक था कि कुछ देर के लिए एंशिएंट क्लैंस एक दूसरे के बीच में नफरत को भूल जाते हैं। साइड में बैठा शैनोंग बोलता है ओल्ड शैन हमें क्या करना चाहिए। बुढ़े चैंगशी ने दांती मीच ली होती है। वो बोलता है हमें हर कीमत पे इसे हासिल करना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये सब अपने फोकस को ले जाते हैं याओयुन के ऊपर, जो कि शांति से सबका इंतजार कर रही थी। वो फाइनली अपने बिजली ऐसे शब्दों को गिराती हुई बोलती हेवली सैड रेनबो। ये एक वाटर एट्रीब्यूट की फॉरबिडन टेक्निक है। इसका इस्तेमाल करने पे हजारों किलोमीटर का जमीन और आसमान पूरी तरीके से कोलैप्स किया जा सकता है। ये पावर इतनी टेरिफाइंग है कि जो भी इसे हासिल करेगा वो डेफिनेटली एंशिएंट क्लैन को टक्कर दे सकता है। हॉल में पहले खामोशी फैलती है, फिर होते हैं धमाके। कोई बोलता है सुपर रे से टकराना। लोग अपनी सैनिटी को खोने लगते हैं। स्पेस होता है डिस्टॉर्ट। तभी ऑक्शन की स्टेज से वैंग बजिंग की आवाजों के साथ एक नीले रंग की पावरफुल शॉक वेव फैलती है, जिसने पूरे ऑक्शन प्लेटफॉर्म में एक बवंडर बना दिया था। हवा इतनी भारी हो जाती है कि सेवन स्टार दो चांस को चक्कर आने लगते हैं। कई लोग तो कांपते हुए बोलते हैं साइंस स्क्रॉल क्या ये वही फॉरबिडन टेक्निक है। गूंजती शावू शावू बूम बूम की आवाजें। ये तब हो रहा था जब ऑक्शन प्लेटफॉर्म ने इस टेरिफाइंग ऑरे को एनर्जी चेन से बांध रखा था। ये एक ऐसी प्रोटेक्शन होती है जिसे कोई नॉर्मल रिनकर्नेशन लेवल का पावर हाउस भी तोड़ नहीं सकता है। याओ अपने हाथ को उठा के बोलती घबराइए मत, सिचुएशन हमारी याओ प्लानिंग के बिल्कुल कंट्रोल में है। वो चेंज करती कुछ हैंड सीज। ऐसा होते ही नीले रंग की चेन्स चमकने लगती है, जैसे वो वॉलेंट ऑरा फिर से सप्रेस हो गया था। बस फैलती वो सॉफ्ट रेनबो लाइट। ये लाइट किसी हेवली पैलेस जैसी होती है। इन हल्की सी फ्लक्चुएशंस को सेंस करके भी लोगों को ऐसा लगता है जैसे दुनिया अपनी जगह पे थम गई हो। ये पावर गॉड लेवल की जस्ट नीचे बैठी होती है। हर कोई जानता था कि अगर कोई स्क्रोल को अनलीज कर देता है तो इसकी वो एनालिशन फोर्स पूरे डूइन कॉन्टिनेंट को एक ही सांस में नष्ट कर देगी। सबकी सांसें थमती हैं और नजरें टिक जाती हैं स्क्रोल के ऊपर। इन फायरी हॉट और लालच से भरी नजरों के पीछे सबके दिमाग में चल रहा होता है बस एक विचार, अगर ये फॉरबिडन स्क्रोल मुझे मिल जाए तो मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। पर इस फॉरबिडन स्क्रोल के ऊपर कई लेयर्स की प्रोटेक्शन लगी होती है, तभी वो एंडलेस प्रेशर बिल्कुल चिपता नहीं है। ये एक ऐसी टेरिफाइंग पावर होती है जो किसी नॉर्मल बीइंग को अचानक से कोई डीमन बना सकती है, और किसी डीमन को गॉड। जूनर भी सीरियस टोन में बोलती ब्रदर जियान चलो ट्राई करते हैं। उसकी आंखों में हल्का सा ग्लिंट फ्लैश होता है। अगर ऐसी चीज जियान के हाथ लग गई तो रिनकार्नेशन से नीचे से कोई छू नहीं पाएगा। और वो जियान अपने सर को हिला के बोलता है नहीं, इस फॉरबिडन स्क्रोल की पावर इररेसिस्टिबल है और उस हिसाब से इसकी कीमत आसमान से भी ऊंची होने वाली है। वो मुस्कुरा के जूनर के बालों को सहलाते हुए कहता है हम पहले ही काफी कुछ पा चुके हैं, हमें बस एक स्क्रोल के लिए अपनी किस्मत दाव पे नहीं लगानी चाहिए। चलो पहले देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि जूनर अनविलिंग थी, लेकिन वो तब भी जियान की बात मानती है। स्पेशली अब वो एंशिएंट गुकैन की पेट्रियार्क थी। उसे दुश्मनियां मोल लेने से पहले अपने क्लैन को आगे रखना होगा। फिर से याओन की मीठी आवाज हवा में गूंजती है। वो कहती है फॉरबिडन आर्ट स्क्रोल हेवन सैड रेनबो, और इसका ऑप्शन अब शुरू होता है। रूल्स वही पुराने हैं, लेकिन याद रखना ये ब्लैक वाटर एट्रीब्यूट का स्क्रोल हो, इसे कल्टिवेट कोई भी कर सकता है। इसका एट्रीब्यूट का अंतर बस रिस्ट्रेंट रिलेशन पे असर डालता है। वहीं पे अगर फॉरबिडन स्क्रोल में कोई परेशानी डिटेक्ट होती है तो मेडिसिन क्लैन उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। यहाँ तक बोलने के बाद याओयुन पॉज लेती है। साथ में फैलता है डेड साइलेंस। लोग भी सांसें भी लेनी बंद कर देते हैं। गूंजता है एक डोंग का साउंड। फाइनली शुरुआत हो जाती है इसके ऑक्शन की। बिना हेजिटेशन के थर्ड रो में से एक मिडिल एज मैन खड़ा हुआ था। वो बोलता है यून हुआंग पवेलियन के मास्टर होने की वजह से मेरा एफर्ट है कैसी टेक्निक को अपने सैकली हासिल करूं। मैं स्क्रोल के बदले में एक 10,000 साल पुराने ब्लैक आयरन को देने के लिए तैयार हूँ। कई लोग चौंक जाते हैं। वो कहते हैं 10,000 ईयर्स ओल्ड डीप सी ब्लैक आयरन। ये मेटल तो डीप सी के हजारों मीटर नीचे मिलता है। यहाँ पर जाना रिनकार्नेशन लेवल के पावर हाउस के लिए भी खतरनाक हो सकता है। जूनर जियान को बताती है बदर जियान यून हुआंग पवेलियन हम एंशिएंट क्लैंस के जस्ट नीचे की पावर है। लगता है फॉरबिडन आर्ट को हासिल करके हमारी बराबरी करना चाहते हैं। थंडर क्लैन के एल्डर ले चैन रन भी अपनी थंडर्स और प्राउड आवाज में कहते हैं मैं ऑफर करता हूँ मिस्टीरियस येलो मदर स्टोन को। ये सुन के लोग बोलते हैं वाह युआन हुआंग मदर स्टोन, ये तो
बहुत रेयर पत्थर होता है। इसका इस्तेमाल बॉडी को टेम्पर करने के लिए किया जा सकता है। खासकर जुआनोंग का एक छोटा सा ट्रेस मिलना भी मुश्किल है। यहाँ तो पूरे सोर्स की बात करी जा रही है। बीट की निगाहें टिक जाती हैं लेचिन रन के ऊपर। कोई बोलता लगता है लेकिन इस चीज को अपनी झोली में डालने की ठान चुका है। तभी गूंजती यान क्लैन के एल्डर की आवाज। वो हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ लेचिन रन, तुम्हारी रेपुटेशन सच में बिजली जैसी है, लेकिन ये चीज हमारे यान क्लैन को भी पसंद आई। इस हंसी को सुन के भीड़ में खामोशी फैल गई थी। लोग चुपचाप से अपने पीक ट्रेजर्स को निकालने लगते हैं। कहीं इमोर्टल स्टोन्स दिख रहे थे तो कहीं सेक्रेट स्क्रॉल्स और कहीं दिखाई दे रहे थे रेयर मेटल्स। अब ये ऑक्शन किसी ट्रेजर एग्जीबिशन जैसा लग रहा होता है। एग्जीबिशन मतलब म्यूजियम समझ लो। यहाँ पे ट्रेजर्स दिखाए जाते हैं। जब हॉल में शोर बहुत बढ़ गया था तो यह शोनी से रिला के बोलती है, मैं आप सबके एक्साइटमेंट को देख के बहुत खुश हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं आप सबको सुन नहीं सकती। वो मुस्कुरा के कंटिन्यू करती है, असली जिनके पास बिल्डिंग चिप्स हैं वो सभी लाइट गेट में एंटर करें। आपके ऑफर्स को देखे हमारा एल्डर काउंसिल फिर से निर्णय लेगा और हमें फाइनली रिजल्ट मिलेगा कि स्क्रोल किसके हाथ में जाएगा। ऑफ कोर्स लोगों को ये बात पसंद आती है। सब साथ में नोट करते हैं। एक एक करके फिगर्स जाने लगे थे लाइट डोर की तरफ। ऑक्शन हॉल में फिर से शांति छा जाती है। जियान और जुनून अकेले रह गए होते हैं। बाकी के 5 एंशिएंट क्लैन के एल्डर्स और डिसाइपल्स ये सब उस पोर्टल में जा चुके थे। जियान जुनून से कुछ कहने वाला होता है लेकिन तभी सुनाई देती है उसे एक प्यारी सी आवाज जो पूछती है, क्या तुम जियान हो? जियान हल्के से बोलते, हाँ ये कौन? वो आवाज फिर से कहती है, हेलो मेरा नाम है लिंग शेजी। अब फिर होती है यंग वुमन। इससे पहले जियान कुछ बोल पाता, जुनर अपने हाथ को आगे बढ़ा के बोलती, हेलो मैं हूँ शाओ जुनर। हालांकि जुनर के चेहरे पे स्माइल होती है लेकिन इसमें मौजूद था एक पैनापन। जब दोनों की हथेलियां मिलती हैं तो एक पल के लिए हवा भारी हो जाती है। वो लिंग शेजी बोलती, तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन दूसरे क्लाइंट्स तुमसे काफी हॉस्टाइल लग रहे हैं, इसलिए मैं एक ऑफर को लेके आई हूँ। इस मेडिसिन गन के फेस्टिवल के साथ हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। जुनर कहती है, साथ में? हाँ। लिंग शेजी नोट करके चली जाती है वापस अपनी जगह पे। वहीं पे जुनर खुद से बोलती, अजीब लड़की है, लेकिन जियान के चेहरे पे स्माइल मौजूद थी। वो कहते हैं, एशियन क्लैन के एल्डर्स और डिसाइपल्स, लगता है मेरे लिए सच में अच्छा कंपटीशन होने वाले हैं। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इनके रिफाइनिंग स्किल्स और पावर्स खतरनाक है। जुनर भी जियान को वार्निंग देती है कि ब्रदर जियान, आपको इन्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी लेट से 7 स्टार 2 चांस से नीचे नहीं है। स्पेशली इनकी रिफाइनिंग एबिलिटीज को देख के कोई भी कांप जाए। जियान इसके रिप्लाई करते, ओके मिसेस वाइफ। जुनर का चेहरा लाल पड़ जाता है। क्या जियान इससे पहले उसे और भी टीज कर पाता? सुनाई देती तेज हे की आवाज। लाइट गेट से एल्डर्स और उनके डिसाइपल्स वापस लौटने लगते हैं। सबकी नजरें टिक जाती हैं फिर से स्टेज के ऊपर। कुछ देर में अपीयर होता है याओयुन का फिगर भी, जो सबको काम रहने के लिए कहती है। वो बताती है कि हमारा एल्डर काउंसिल आप सबके ऑफर्स को चेक कर रहा है। अब आगे का समय बहुत धीरे धीरे निकलता है। लोगों को हर एक सेकंड घंटों के हिसाब से लगती है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब याओयुन के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल अपीयर होती है। वो कहती, रिजल्ट क्लियर हो गए हैं। इस फॉरवर्ड स्कूल हेवली शेड रेनबो के विनर वेल वो है यान क्लैन के एंसेस्टर यानियन। जैसे याओयुन के शब्द फैलते हैं पूरा हॉल फट जाता है। लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या यान क्लैन फिर से जीत गया? हम सबकी इतनी सारी ऑफरिंग्स के बाद भी। कई पावरफुल लोग तो अपनी दांती मीसने लगे होते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता था। एंशिएंट क्लैंस में भी यान क्लैन काफी पावरफुल होता है। वो एल्डर यानियन भी खड़ा होता है। वो सबकी तरफ हाथ कब करके बोलते, हाँ हाँ हाँ, आप सबकी विशेष के लिए थैंक यू, और ओल्ड फ्रेंड याओ शाओनी तुम्हारा भी धन्यवाद। ये सुन के याओयुन बस अपने सिर को हिला सकती थी। वो फाइनली एक ठंडी सांस भरती है फिर अनाउंस करती है, क्योंकि इस ग्रैंड ऑक्शन के 4 ट्रेजर्स पूरे हो गए हैं। अब समय आ चुका है जब हम रिवील करें फिनाले आइटम को। ये सुन के सारे पावरफुल वॉरियर्स अपनी बॉय से कोड लेते हैं। इनकी आंखें सवाल पूछ रही थी कि अगर ये फॉरवर्ड स्क्रॉल 4th आइटम है तो फिर ऐसा कौन सा ट्रेजर होगा जिसे ग्रैंड फिनाले कहा जाएगा। अभी फॉरवर्ड स्क्रॉल की वो गर्म लहरें धीरे धीरे शांति पड़ी होती हैं, लेकिन आने वाला था उसे ही बड़ा तूफान। ये जगह वाली मेडिसिन क्लैन का बेस कैंप हो, लेकिन अभी कई सारे फैक्शंस अपने दिमाग में ईवी स्कीम्स को पहले डेवलप कर चुके थे। पहले 4 आइटम्स, नेदर फ्लेम पाइथन, फिनिक्स निर्वाणा पिल, आइस एसेंस फायर स्पिरिट फ्रूट, फिर हेवन सैड रेनबो। इस रेयर ऑक्शन के खत्म होते वो डार्क हंटर्स के पीछे जरूर पड़ेंगे। आखिरकार रिस्क चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन रिवॉर्ड भी डिवाइन था। इसी पर लियन की आवाज गूंजती है। वो बोलती, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इसलिए मैं इंट्रोडक्शन से समय बर्बाद नहीं करूंगी। आप खुद देखो, ऑक्शन स्टेज के नीचे कई मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। गूंजती है वो कड़ क्लैंक 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 की आवाजें। फाइनली दोनों साइड में सीढ़ियां खुली थी जिनमें से ब्लैक शैडो निकलती हैं। ये ऑक्शन स्टेज को चारों तरफ से घिर के एक पावरफुल बैरियर को बनाती है। यहाँ की स्पेशल एनर्जी को भी सील कर दिया गया था। जैसे ऑक्शन स्टेज के अंदर की और बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग हो। लोग आंखें नैरो करके बोलते हैं ऐसी सिक्योरिटी। अगले पर ऑक्शन टेबल हिलती है। सुनाई देती है कुछ शश शश की आवाजें। एक थिक व्हाइट मिस्ट फैली थी। इन फ्लक्चुएशंस को पावरफुल स्पेशल बैरियर भी रोक नहीं पाता। कई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स
कहते हैं क्या टेरिफाइंग पावर है, स्पेशली इसके अंदर का वो आईसी हो रहा, सबकी हड्डियां कांप रही थी, साथ में कांप रही होती हवा भी। ये थी डिवाइन फ्रॉस्ट जी, जो किसी आइस एट्रीब्यूट के साथ ओशन पावर को भी पीछे छोड़ सकती है। कोई कहता है ये क्या चीज है। सफेद रंग के अंदर कई आइसिकल्स बनने लगते हैं, उनकी जो पेनी पेनी टिप्स होती हैं वो लोगों की रीढ़ी हड्डियों में चिल फैला देती हैं। धीरे धीरे बल्ब के नीचे सिल्वरी लाइट झलकने लगी थी, फिर अपीयर होती एक अजीब सी चीज जो कि यू शेप में थी। इसकी पूरी मेटेलिक बॉडी के ऊपर कई हल्के हल्के डिवाइन पैटर्न्स लहरा रहे थे। इसे देख के लोग कहते हैं शील्ड, क्या यही फिनाले आइटम है? तो कोई कहते हैं ये तो बस एक टूटी फूटी आयरन शील्ड है। वहीं पे वो कमजोर एक्सपर्ट्स जो कि बैरियर के अंदर की चीजों को बिल्कुल सेंस नहीं कर पाते, वो कहते हैं क्या मेडिसिन टैन पागल हो गया है, फिनाले में से कवाड़ को दिखा रहा है। फिर बाहरी दुनिया में चाहे कैसा भी कमोशन चल रहा हो, स्टेज के ऊपर खड़े याओयन और सेकंड हैंड याशुआनी दोनों ही के चेहरे एकदम शांत होते हैं। अभी एक्सप्रेशंस जियान की भी सोलम थे, वो बोलता है कुछ गड़बड़ है। उसकी नजरें होती हैं उस डिवाइन शील्ड के ऊपर, उसकी आंखें तब श्रिंक हो जाती हैं जब शील्ड के ऊपर की लाइन हल्के से हिलने लगी थी। गूंजते तीन थम 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 के साउंड, फैलता एक हैवी टेरिफाइंग ऑरा। अचानक से लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे किसी पहाड़ के तले दब गए हो। वो इनडिस्ट्रक्टिबल ऑरा इनकी सांसें भारी कर देता है। तभी एक एंशिएंट काइन का एल्डर बोलता है वेट ये क्या है? डिवाइन रून्स। अभी जान का मुंह डब्बे की तरह खुल गया था। ये ऑरा इतना फैमिलियर था। उसका हाथ जाता है पीछे रूलर के ऊपर, ये उसके एंशिएंट रूलर के डिवाइन रून से काफी मिलती थी। वो मनी मन में कहते हैं इम्पॉसिबल, क्या एक आर्टिफैक्ट है? तभी उसके दिमाग में दूसरा विचार आता है, मेरी एंशिएंट रूलर भी शायद टूटी हुई है, क्योंकि तभी इनके डिवाइन ऑरे में इतनी सिमिलरिटीज है। याओ ने गहरी सांस लेके बोलती है एवरीवन प्लीज अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि जो आगे होगा आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। जो चीज आपके सामने रखी गई है वो दोदी कॉन्टिनेंट का 18th रैंक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और इसका नाम है इन्फिनिट शील्ड। लोग कहते हैं इन्फिनिट शील्ड 3th रैंक डिवाइन आर्टिफैक्ट। फैलता है एक डेड साइलेंस। वो डिवाइन और अनमिस्टेकेबल था। इनमें से ओल्ड एक्सपर्ट्स अच्छे से जानते थे कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड के आर्टिफैक्ट ये सुप्रीम होते हैं, जैसे घोस्ट वर्ल्ड में 12 इविल सोल्जर्स या फिर डीमन वर्ल्ड का वो ओवरलॉर्ड स्पीयर। कुछ वैसे इंसानी दुनिया में भी 24 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स होते हैं और हर एक आर्टिफैक्ट के पास वो पावर होती है कि जिसका असली इस्तेमाल रिनकार्नेशन के बाद ही किया जा सकता है। खासकर अगर किसी आर्टिफैक्ट के ऊपर ओनरलेस लिखा है तो उसका मतलब है कि उसका यूजर मिट चुका है। सुनाई देती या उनकी वो थंडरस एक्सप्रेशन, वो बताती है कि आर्टिफैक्ट्स की पावर को बस शब्दों में बांटा नहीं जा सकता। इन चीजों की वैल्यू होली फ्लेम से बिल्कुल कम नहीं होती, बल्कि कई मायनों में ऊपर भी रखा जा सकता है। इंसानी दुनिया के 24 आर्टिफैक्ट्स ये 24 रिनकार्नेशन पावर हाउसेस की लेगेसी को रखते हैं। ये उनकी पावर का सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल जब डीमन वर्ल्ड का ओवरलॉर्ड डीमन एम्परर अपने हाथ में स्काई स्प्लिटिंग डीमन स्पीयर को थामता है तो वो सीधा एक 5th लेवल की रिनकार्नेशन एंटिटी से टकरा सकता है। इन शब्दों पे सबके चेहरे पे स्टर्न एक्सप्रेशन अपीयर हुए थे। याओइन आगे कंटिन्यू करती और ये डिवाइन इन्फिनिट सील, इसे इंसानों की दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव डिवाइन आर्टिफैक्ट कहा गया है। इवन रिनकार्नेशन पावर हाउसेस भी इसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन याओइन थोड़ा सा थमती है, फिर आगे कंटिन्यू करती है, हमारे पास इसका जो वर्जन है वो कंप्लीट नहीं है, ये बस एक मिसिंग फ्रेगमेंट है। हमारे याओ क्लैन इसे सही करने की बहुत कोशिशें करी, लेकिन अफसोस है कि हम फेल हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे इसकी वैल्यू कम हो गई है। ये भले अधूरा हो लेकिन अभी शील्ड है, एक इनविंसिबल डिफेंस का प्रतीक। वो अपने हाथ को उठा के बोलती एवरीवन प्लीज स्टार्ट। उसके कहती चारों तरफ फैलते पागलपन। डिवाइन आर्टिफैक्ट्स का नाम ही काफी था, ये लोगों की सारी रीजनिंग को खत्म करते हैं। अभी चाहे थंडर क्लैन हो या फिर येन सोल या फिर स्पिरिट, ये सब अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डर्स को भेजते हैं। ऑक्शन हॉल में क्रीकिंग बूम बूम की आवाजों के साथ पावरफुल डिवाइन और एक दूसरे से टकराते हैं। जैन जुनर के हाथ को थामता है और कहता है चलो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। उसके चेहरे पे स्माइल थी। वो आगे बोलता है हमने इस टूटे हुए आर्टिफैक्ट को भी देख लिया, तो मेडिसिन पेन के फेस्टिवल का असली खेल बाकी है। जुनर भी सोलम एक्सप्रेशन के साथ नोट करती है। दोनों खड़े होकर रेड कार्पेट को पकड़ते हैं और जाने लगते हैं इस हॉल से बाहर। आखिरकार इनके पास 5 में से 2 ट्रेजर्स थे, नेदर फ्लेम पाइथन और आइस एसेंस फायर स्प्रेड फ्रूट। ऑफ कोर्स अब इनकी कीमत चुका के हासिल करना था और अभी ये नोटिस नहीं कर पाते कि हॉल में कई शैडोज ऑलरेडी इनके ऊपर नजरें गड़ा चुकी हैं। मेडिसिन पेन के फेस्टिवल के कर्टन के पीछे कई षड्यंत्र जन्म लेने लगे थे। हम फिर से जूनियर जियान के ऊपर फोकस डालते हैं। दोनों के चेहरों पे कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं देती। वो शांति से हॉल के बाहर आके बोलते हैं चलो लेफ्ट फ्रंट डेस्क से अपनी चीजें ले लेते हैं। मेडिसिन पेन का ग्रैंड ऑप्शन था और यहाँ पे जियान को कोई डरने की जरूरत नहीं होती। वो ना ही छिप रहा था ना ही किसी की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। और जियान को कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा होता है? पहले एक 2 फॉर्मेशन मास्टर होने की वजह से उसे चारों तरफ कई हिडन पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ये सारे सीक्रेट डिफेंसेस थे। या कोई मूर्ख ही होगा जो हमला करने की हिमाकत करेगा। हाउएवर जियान के चेहरे पर अजीब सी स्माइल होती है। वो कहते हैं उम्मीद करता हूँ मेरे ऊपर कोई हमला कर दे, कम से कम इससे मैं थोड़ा प्रॉफिट को हासिल कर सकूंगा। कुछ ही
मिनट्स में दोनों फ्रेग्रेंट कॉरिडोर से निकलते हुए पहुंच जाते हैं ऑक्शन के फ्रंट डेस्क के सामने। इस ऑक्शन हाउस के सुपरवाइजर के पास पहले से सारी बिग शॉट्स की जानकारी पहुंच चुकी थी। उसे झुका के बोलता है, गैस जूनर, आपने नेदर फ्लेम पाइथन खरीदा है, और गैस जियन, आपने आइस एसेंस 5 स्प्रेड फ्रूट। आप प्लीज वेट करिए, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। विकी फ्लैश में गायब होकर चला जाता है बैकयार्ड में। आखिरकार इस लेवल की डील्स को उस जैसे लोग हैंडल नहीं कर सकते थे। कुछ समय के बाद यहाँ पे फिर होती खुद याओयन। उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस भरी स्माइल थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। अब जब पास से उसकी नजरें जियान और जुन्नर के ऊपर जाती हैं, उसे दोनों बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगते हैं और ये उनके औरों से झलक रहा था। वो हल्के से नोट करके स्माइल के साथ बोलती, हमने कंफर्म कर लिया है, ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा। ये रही दोनों स्टोरी रिंग, ऑक्शन की दोनों ट्रेजर्स इसमें ही मौजूद हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि नेदर फ्लेम पाइथन को इस रिंग में बस एक ही दिन तक रखा जा सकता है, क्योंकि एक दिन के बाद उसे बाहर निकालना होगा, नहीं तो उसकी एनर्जी अनस्टेबल हो जाएगी। जन हाथ कप करके बोलते, मिस याओयन थैंक यू। वैसे वो इन्फिनिट शील्ड किसके हाथ में गई? याओयन को छिपाती नहीं है, वो बताती है सोल पैलेस को। ये सुन के जन की आंखें हल्की सी नैरो होती हैं। फिर वो रिलैक्स टोन में बोलते हो, ऐसा है तो फिर हम चलते हैं। फ्लक्चुएट होती है उसकी हल्की सी सोल पावर। तो रिंग्स के अंदर क्या था उसने एक ही बार में कंफर्म कर लिया था। फिर वो जुनर के साथ जाने लगता है बाहर की तरफ। जब दोनों गायब हो गए थे तो योयोन के पीछे कुछ शैडोई फिगर्स अपीयर होते हैं। वो पूछते हैं, मिस क्या इन्हें ट्रैक किया जाए? लेकिन याओयन धीरे से सिर हिलाती है, नहीं, जो भी यहाँ आता है वो गेस्ट है, तुम बस अलर्टनेस को बढ़ाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि येलिंग माउंटेन्स के बाहर क्या हो रहा है, लेकिन ये जगह नो एग्जिट जोन बन चुकी है। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे क्लैन की ग्रैंड सेरेमनी हमेशा की तरह शांति से निकल जाए। उसके इन शब्दों के साथ पूरा हॉल शांत पड़ गया था, लेकिन ये शांति स्टॉर्म के पहले की होती है। हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड करीब 1 घंटे का। अभी जुन्नर और जियान अपनी मैंशन में वापस लौट आए थे। दरवाजा बंद करने के बाद जियान बोलता है, रास्ते में कुछ फिगर्स हमारा पीछा कर रहे थे ताकि वो हमला करेंगे, लेकिन लगता है याओ क्लैन की भारी सिक्योरिटी की वजह से इन सब ने अपने विचारों को बदल दिया। इस बार ऑक्शन और फेस्टिवल दोनों के लिए कई पावरफुल एल्केमिस्ट और टैलेंटेड डिसाइपल्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लगता है चीजें काफी इंटेंस होने वाली हैं। जुन्नर अपने सिर को हिला के बोलती है, ब्रदर जियान, कल याओ क्लैन की ग्रैंड सेरेमनी शुरू होगी, इसलिए मेरे हिसाब से आपको नेदर फ्लेम पाइथन को आज ही अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। जियान नोट करके बोलता है, ठीक है। वो फटाक से बेड पे जाके क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठ गया था। वो जानता था कि डिवावरिंग प्रोसेस को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। उसे जरूरत है अपनी पीक कंडीशन में पहुंचने की। ये कुछ देर की बात होती जब जियान के शरीर में से एक ब्लैक पर्पलिश ऑरा राइज हुआ था, और ये फ्लक्चुएशन नेदर फ्लेम पाइथन की होती है, जिसकी एनर्जी को अब जियान ने अपने अंदर खींच लिया था। स्पेस में चिची बैंग हम की आवाजें गूंजती हैं। अच्छी बात है कि जियान का पावरफुल सोल बैरियर इन फ्लक्चुएशंस को बाहर जाने से रोकता है। जियान की हैंड्स लाइटिंग स्पीड से चेंज होती हैं। वो दोनों हाथों को पास में लाके बोलता है, मर्ज। ऑफ ऑफ शाबू शाबू के साउंड के साथ उसकी बॉडी से इरप्ट होती है पावरफुल फ्लेम, जो कि उस टेरिफाइंग नेदर फ्लेम को सप्रेस करने लगती है। अभी जियान के एक्सप्रेशंस भी थोड़े से डिस्टॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। क्लियरली ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं होती, लेकिन तब भी होली फ्लेम को डिवावर करने से कंपेयर बिल्कुल नहीं करी जा सकती थी। इसलिए सिचुएशन जियान के कंट्रोल में रहती है। रिफाइनमेंट चलती रहती है कई घंटों तक, जब एंड में जाके नेदर पाइथन की फ्लेम जियान के अंडरडमिंग स्पैरो से मर्ज होती है। जियान की बॉडी में से एक तेज बूम के साउंड साथ पावरफुल और इरप्ट हुआ था। उसकी 2 सोल पहुंच जाती है हेवन रैंक के बिल्कुल पीक पे। अगर वो थोड़ा सा और पुश कर पाता है तो गोल्ड रैंक को टच कर लेगा। जियान फाइनली अपनी आंखों को खोल के अपने हाथों को क्लेंज करता है, जैसे वो आसमान की किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसे रिलाके बोलते, अब भी बहुत दूर है, ये इतना दूर है कि मुझे रास्ता देख भी नहीं रहा। बिल्कुल यहाँ पे जियान बात कर रहा था गॉड रैंक की। कहने को तो उसकी 2 सोल हेवन रैंक के पीक पे थी, लेकिन इसे और भी ऊपर पुश करना एकदम अल्टीमेट लेवल का चैलेंज होता है, जैसे हाल में तो जियान पूरा कर नहीं पाएगा। जुन्नर जो कि अब तक चुपचाप बैठी थी, वो भी जियान के हालचाल पूछने लगती है। हमारा ध्यान जाता है शोयुसेक के रेजिडेंट में। अभी इसके अंदर 2 फिगर्स मौजूद होते हैं। वो शैनोंग जो कि जियान से गहरी नफरत करता था, वो धीमे आवाज में बोलता है, टीचर, नेदर फ्लेम पाइथन और आइस एसेंस 5 स्पिरिट फ्रूट दोनों ही जियान के हाथ में लग चुके हैं, क्या हमें अब भी चुप रहना चाहिए? उस ग्रे रोड ओल्ड मैन के चेहरे पे होती है कोल्ड स्माइल। उसे रिलाके बोलता है, यहाँ के डिफेंसेस हमारी एबिलिटीज के बाहर है, फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि यान क्लैन का एल्डर यानियन और सोल क्लैन का वो ओल्ड मॉन्स्टर भी टारगेट्स हैं। अब हर किसी के पास ट्रायर्स हैं। मुझे लगता है ग्रैंड सेरेमनी के बाद ये जगह बैटलफील्ड बन जाएगी। तभी यहाँ पे एंट्री मारता है शैनी, सैनोंग का सीनियर ब्रदर। वादी बात को सुन चुका था, इसलिए पूछता है, टीचर, आपका क्या मतलब है? ओल्ड मैन शेंची मुस्कुरा के बोलता है, शाओई, तुम कल सब समझ जाओगे। मुझे लगता है सियाओ क्लैन के फेस्टिवल में पुराने सारे रूल्स टूटने वाले हैं। कल कई सीक्रेट्स खुलेंगे। वही भी यान क्लैन के खेमे में यान शुआन की चिंता से भरी आवाज गूंजती है। वो बोलता है, ओल्ड यान, हमें फॉरवर्ड स्क्रॉल का
का क्या करना चाहिए। जिस बुड्ढे से बात कर रहा था जिसका नाम होता है यानियन, वो गहरी सांस लेके बोलता है मेडिसिन प्लान का एरिया अभी बंद हो चुका है, जब तक ग्रैंड सेरेमनी खत्म नहीं हो जाती हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फॉरबिडन टेक्निक को क्रेन तक भेजा नहीं जा सकता, इसलिए हाल फिलहाल इसे यहीं पे रखो। वो यंग मैन याशुआ रिप्लाई करता है लेकिन इस डिसाइपल को डर है कि बाकी की पावर से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, बीच में हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। ओल्ड मास्टर यानियन के एक्सप्रेशंस हो जाते हैं डार्क। वो बोलता है अगर किसी की ऐसी हिम्मत हुई तो एंसेस्टर खुद उसे डिवॉर कर लेगा। उसकी आंखों में एक टेरिफाइंग लाइट फ्लैश हुई थी, जैसे उसके अंदर से कोई एंशिएंट बीस्ट धाड़ मार रहा हो। अभी सोल क्लैन के लोग भी एक हॉल में मौजूद होते हैं। इनमें छोटा होता है हनमी और दूसरा होता है हेंशोजी। ये एक टूटे हुए डिवाइन आर्टिफैक्ट के सामने खड़े हुए थे। हाँ, ये वही ढाल थी जिसे कहा जाता है इन्फिनिट शील्ड। वो बुड्ढा हेंशोजी बोलता है हनमियो, इस आने वाले मेडिसिन क्लैन की फेस्टिवल में तुम्हें हमारे क्लैन के लिए रेपुटेशन को वापस हासिल करना ही होगा। हनमियो से झुकाता है। उसके चेहरे पे हल्की लेकिन गोल्ड स्माइल मौजूद थी। उसे पूरा भरोसा होता है कि उसकी रिफाइनिंग स्किल्स मेडिसिन क्लैन के टॉप 2 जीनियसेस को भी चुनौती दे सकती है। अभी पूरा येलिंग माउंटेन रेंज, जो कि मेडिसिन क्लैन का इलाका कहा जाता है, इसे एक मिल्की वाइट एनर्जी ने ढक लिया होता है। आसमान में दिखाई देता है ह्यूज डायमेंशन प्रिज्म, जैसे किसी ने इस जगह को दूसरी दुनिया में सील कर दिया हो। अभी बाहरी दुनिया कुछ भी महसूस नहीं कर सकती थी कि अंदर क्या हो रहा है और हो क्या रहा है। वेल, बात ऐसी होती है कि मेडिसिन क्लैन के कई पेट्रोलिंग टीम्स, जिनका काम था चारों तरफ निगरानी रखने का, वो मिस्टीरियसली वैनिश होते जा रहे थे। ये फिनोमेना बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। और अब क्योंकि मेडिसिन क्लैन के फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली थी, जिसकी वजह से पहले से डुइन कॉन्टिनेंट के सारे पीक एल्केमिस्ट और टैलेंटेड डिसाइपल्स अपने मास्टर्स के साथ यहाँ मौजूद होते हैं। ये भी हिस्सा बन चुके होते हैं साजिश का। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये साजिश कर कौन रहा है? क्या इसमें इविल रेस का हाथ है या फिर सोल क्लैन का, या होली सी अपनी चालें चल रहा है? वेल, हम इसके बारे में तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक याओ क्लैन की ग्रैंड सेरेमनी खत्म नहीं हो जाती या खत्म होने की कगार पे नहीं पहुंच जाती। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होगी इसी ग्रैंड सेरेमनी से, जिसमें हम सीधा फर्स्ट राउंड में एंटर कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम हमें उन टैलेंट से मिलवाया जाएगा जो कि इस ग्रैंड सेरेमनी को 4 चांद लगाएंगे। हालांकि सच है कि अब तक हमारा मेडिसिन क्लैन का ये वाला आर्क काफी लाइट हार्टेड सा रहा है, जिसमें कोई खास इंटेंस मोमेंट नहीं आया। लेकिन 2 से 3 एपिसोड्स के बाद ही पूरा मामला जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सीन्स इंटेंस इतने ज्यादा होंगे कि आप कहोगे कि थोड़ा सा नॉर्मल चीजें मिल जाए। जगह जगह पे स्कीम्स काम कर रही होंगी और जियानी ने किस तरीके से ब्रेक करेगा, वेल ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपको ये एक्सप्रेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिख के बिल्कुल बताना। और साथ में अगर आपके पास कोई सवाल या फिर सुझाव हो, जैसे हम फ्यूचर के एपिसोड्स को और भी इंप्रेसिव कर सकते हैं, तो उन्हें भी कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कई लोगों से नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा होगा, बस आपके लिए चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली पार्ट बन सकते हो। वहीं पर जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। जॉइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।